नमस्ते। अभी हम पिछले जो लेक्चर था उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन देख रहे थे और ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे हम आते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे जो हम आते हैं उसमें देखते हैं कि जो सोर्सेज है, आइदर करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स, उसको यदि सीरीज या पैरेलल में जोड़ा जाए तो क्या हो सकता है। ठीक है, स्पेशली पहले हम कुछ यूनिक चीज़ों को बता रहा हूँ कि यदि आइडियल वोल्टेज सोर्स हो और आइडियल करंट सोर्स हो, उसे यदि सीरीज और पैरेलल में जोड़ा जाए तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सपोज करो कि हमारे पास में वोल्टेज सोर्स है और दो वोल्टेज सोर्स को आपने क्या कर दिया, इसको पैरेलल में जोड़ दिया। अब दो वोल्टेज सोर्स यदि आप पैरेलल में जोड़ दोगे और लेट्स से कि ये 1 वोल्ट का है और ये 2 वोल्ट का है, तो क्या ये पॉसिबल है इसका कॉम्बिनेशन निकालना। आप देखो इस सर्किट को देखोगे तो ये क्या कर रहा है, ये केवीएल को वायलेट कर रहा है। देखो केवीएल के अनुसार से क्या होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कभी भी पॉसिबल है नॉट। मतलब कि ये जो सर्किट है इट इज violating what, KVL, and KVL is one of the fundamental principle of what, physics। तो ये वायलेट हो नहीं सकता। मतलब कि ऐसे सर्किट को आप एनालिसिस नहीं कर सकते। इट कैनॉट बी एनालाइज। ओके, इसको एनालाइज नहीं कर सकते। और प्रैक्टिकली यदि आप सोचोगे तो प्रैक्टिकली कोई भी वोल्टेज सोर्स हो जिसमें इंटरनल ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं होता। और यदि इंटरनल रेजिस्टेंस हो, इट्स ओके, आप उसको पैरेलल में जोड़ सकते हो। ठीक है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ यदि मैं आपसे कहूँ कि एक हमारे पास में एक वोल्टेज सोर्स कुछ ऐसा है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है और ये ऐसा लगा हुआ है, तो ठीक है, ऐसा लगा हुआ है और ये भी 1 वोल्ट है और ये भी 1 वोल्ट है। ठीक है, और अब आपसे पूछा जाए कि ये ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, तो ये पॉसिबल है। और ऐसा पॉसिबल है तो कितना होगा कि ये ±1 वोल्ट का बन जाएगा। इक्विवेलेंटली ±1 वोल्ट का बनेगा। और हम कह सकते हैं कि एक्चुअली जब दो वोल्टेज सोर्स 1 वोल्ट का है तो इसमें करंट कैरिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि देखो आप ये भी शेयर करेगा ऐसे बाहर और ये भी शेयर करेगा बाहर। ठीक है, 1 वोल्ट है ही, तो इसमें कह सकते हैं कि करंट कैरिंग एबिलिटी इसमें क्या हो जाएगी, करंट कैरिंग एबिलिटी इसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। करंट कैरिंग एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सपोज करो कि प्रैक्टिकली दो वोल्टेज सोर्स है जिसे हमने पैरेलल में जोड़ा है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, मतलब बोथ आर क्लोज टू आइडियल वोल्टेज सोर्स, और फिर हमने इसमें जोड़ दिया तो क्या हो सकता है, मतलब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। यदि आपसे कोई पूछता है तो क्या जवाब होगा। डेफिनेटली उस समय दोनों के दोनों वोल्टेज सोर्स डेफिनेटली क्या होगा, डैमेज होगा। उसके जो टर्मिनल पे डिवाइसेस लगे हैं वो डैमेज होगा। ठीक है, उसके मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे वो डैमेज होगा। ठीक है, तो ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट्स और टर्मिनल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे ये सब डैमेज होंगे यदि प्रैक्टिकली आपने दो आइडियल वोल्टेज सोर्स को लगा दिया या क्लोज टू आइडियल वोल्टेज सोर्स है उसको लगा दिया तो। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो सिमिलरली यदि मैं आपसे बात करूं, ठीक है, कि एक करंट सोर्स है। ठीक है, अब यदि आपको कहा जाए कि सीरीज में, जैसे यही हमारे पास में 1 वोल्ट वोल्टेज सोर्स और 2 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है, यदि इसमें 2 वोल्ट ये सीरीज में जोड़ दिया जाता है और कोई आपसे इक्विवेलेंट पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, केवल क्या होता है 1 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, मतलब क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंटली ये 3 वोल्ट का बैटरी है। तो यहाँ के लिए तो कोई मतलब कि दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ये 3 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। ठीक, अब यदि सिमिलरली आपसे एक और चीज पूछा जाए, जैसे ये हमने वोल्टेज सोर्स के रेस्पेक्ट में पूछ दिया, यदि आपसे मैं पूछ दूं कि हमारे पास में करंट सोर्स है और इसको हम सीरीज में जोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, करंट सोर्स को सीरीज में जोड़ने जा रहे हैं और ये करंट सोर्स डिफरेंट वैल्यू का है, फिर क्या होगा। आप सोचो कि यदि ये 1 एम्पियर का है और यदि ये 2 एम्पियर का है और हमने इसे सीरीज में जोड़ दिया, व्हाट अबाउट दिस नोड। इस नोड पे आप जाओगे
और कहोगे कि यदि केसीएल में लगाता हूँ तो केसीएल के अनुसार से 1 एम्पियर बराबर 2 एम्पियर आ गया, ठीक है। फिर से क्या हो गया, एक डिफिकल्टी, फिर से ऐसा कैसे हो सकता है। दिस इज ऑल्सो वायलेटिंग व्हाट, केसीएल, एंड केसीएल इज ऑल्सो अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, ठीक है। और यू कैन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना, ये चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तो इसका मतलब इट इज वायलेटिंग व्हाट, केसीएल। तो ऑब्वियसली हम ऐसे सर्किट का एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। और प्रैक्टिकली आपको ऐसा सर्किट नहीं मिलेगा कि दो आइडियल सर्किट ऐसा है, और प्रैक्टिकली ऐसा है तो कुछ न कुछ सर्किट में डैमेज जरूर होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, आपसे सिमिलर मैनर में ये पूछा जाए कि यदि हमारे पास में सीरीज करंट सोर्स है, सीरीज में करंट सोर्स है, और ये सीरीज में करंट सोर्स है और दोनों के दोनों 1 एम्पियर है, देन इट्स ओके। आप इसको कह सकते हो कि दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 एम्पियर। और सेम मैनर में आप कह सकते हो कि इसमें वोल्टेज जो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई है। वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी इसमें क्या कर सकते हैं, वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई, क्योंकि दोनों जगह वोल्टेज इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये ज्यादा वोल्टेज को सस्टेन कर पाएगी, ठीक है। ज्यादा वोल्टेज पे भी ये डैमेज नहीं हो पाएगी। तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स के आपके कनेक्शन का मैं एक क्वेश्चन आपको एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताया। तो सिमिलरली यदि आपको कोई कहता है कि पैरेलल में जोड़ना है, जैसे ये तो एक पार्ट हो गया, जैसे हम इसको एक पार्टिकुलर उसमें रख दें तो इस सर्किट को हम ए कह देते हैं, इस सर्किट को हम बी कह देते हैं, इस सर्किट को हम सी कह देते हैं, ठीक है, इस सर्किट को डी कह देते हैं, इसको ई कह देते हैं। और एक और सर्किट यदि हमने यहाँ पे सपोज करो कि इमेजिन करते हैं कि करंट सोर्स है लेकिन पैरेलल में जुड़ा हुआ है, दो आइडियल करंट सोर्स लेकिन पैरेलल में जुड़ा हुआ है। अब पैरेलल में जुड़ा हुआ है, यदि सपोज 1 एम्पियर का है, यदि ये 2 एम्पियर का है, तो सिंपली इसका इक्विवेलेंट यदि हमें कोई लिखने को कहे तो क्या कह देंगे, केसीएल के अनुसार से कि ये 1 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर कितने के बराबर है, 3 एम्पियर के बराबर है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये एक पार्ट है आपका, ये एक पार्ट। तो दो आइडियल करंट सोर्स को पैरेलल में जोड़ने में कोई परेशानी नहीं है, दो आइडियल वोल्टेज सोर्स को सीरीज में जोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब हम दो आइडियल वोल्टेज सोर्स को पैरेलल में जोड़ते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, दो आइडियल करंट सोर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि यदि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स हो तो हम उसका कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है, ओके। तो उसके लिए हम लेट्स से कि कॉम्बिनेशन ऑफ, इस टॉपिक का नाम दे देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल सोर्सेस, ठीक है। और सबसे पहले इमेजिन जूम करते हैं ए में कि वोल्टेज सोर्स इन सीरीज और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जैसे सपोज करो कि यदि हमारे पास में 3-4 प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को ऐड कर दिया गया, ठीक है, और कोई आपसे ये पूछता है कि इसका एक इक्विवेलेंट बना दो हमें कि एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस कितना होगा, मतलब V इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट इसका क्या होगा, ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यदि इक्विवेलेंट हम करते हैं तो ये बहुत सिंपल है। आप सोचो कि एक एग्जांपल ही ले, 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है, ठीक है। लेट्स से कि ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है और ये भी 1 ओम है। एक एग्जांपल के लिए हमने इसको ले लिया और इस टर्मिनल को A कह दिया और इस टर्मिनल को B कह दिया। देखो, यदि इस इक्विवेलेंट बनाना है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि मैं A और B के बीच में कोई एक रेजिस्टेंस लगाया, R, तो इस R में सपोज करो कि ऐसे करंट फ्लो होती है I, तो डेफिनेटली इसके क्रॉस में भी यदि मैं R लगाऊं, ठीक है, और इसमें भी करंट फ्लो होती है यदि I, तो दोनों इक्विवेलेंट कह सकते हैं कि ये दो सर्किट इक्विवेलेंट हो गया। अब देखो कितना सिंपल है कि यदि मैं इस केस में इस डायरेक्शन में करंट मान लो कि ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है,
ऐसे करंट फ्लो हो रही है, दिस इज आई, और ये आई करंट फ्लो हो रही है, हमें केसीएल अलाउ कर रहा है, यहाँ पे आई है तो इसमें भी आई होगा, इसमें भी आई होगा। यदि ये आई करंट फ्लो हो रही है तो आप सोचो इसको इक्विवेलेंट में ऐसा नहीं कर सकते, केवीएल आपको क्या बताता है, 10 -20 +30 +40, तो उसको एक जगह लिख दो। क्या लिखोगे इसमें केवीएल में, केवीएल लगा के, ये पहले बता दिया गया है इसलिए केवीएल वाले सर्किट्स को आप देखोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, +10 -20 +30 और +40, इसको एक्यूमुलेट करके हमने एक जगह पे रखा है, ठीक है। और माइनस आई टाइम्स ऑफ 1 + 1 + 1 + 1, ये चारों जो बैटरी है उसका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, बराबर 0। तो आप क्या कह सकते हो, इसको एक साथ लिखो तो 10 -20 -10 हो जाएगा, -10 तो ये 20 इंटर कितना हो जाएगा 60 माइनस आई टाइम्स ऑफ 1 + मीन्स 4, नॉट 1 + 4, 4 एज इट 4, और इजिकल टू क्या 0। तो आप इसको भी क्या कह सकते हैं कि 60 इजिकल टू आई टाइम्स ऑफ 4। सॉरी, एक चीज अभी में छूट गया, माइनस, यदि उसी डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस आई टाइम्स ऑफ आर, तो इसमें भी ये माइनस आई टाइम्स ऑफ आर रह जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी माइनस आई टाइम्स ऑफ आर रह जाएगा, माइनस आई टाइम्स ऑफ आर, ठीक है, इतना रह जाएगा। तो बताओ इससे देखोगे तो V इक्विवेलेंट क्या आया है, V इक्विवेलेंट इज नथिंग बट 60, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो कि V इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 60 वोल्ट हो जाएगा। R इक्विवेलेंट यदि हमें देखना है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट 4 ओम, ये सबका सीरीज कॉम्बिनेशन, और R तो बाकी है ही, ठीक है। तो जब वोल्टेज सोर्स सीरीज में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही वोल्टेज सोर्स यदि पैरेलल में हो तो उसको हमें एनालिसिस करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है उसके, लेकिन देखो बहुत आसान है। तो बी में हम देखते हैं कि वोल्टेज सोर्स आर इन पैरेलल, क्योंकि सीरीज में तो कोई है ही नहीं, सारे वोल्टेज सोर्स को एक जगह इकट्ठा कर लो, सारे रेजिस्टेंस को एक जगह इकट्ठा कर लो, सारे सीरीज में आ जाएंगे, सारे उसमें, ठीक है। और जो वोल्टेज जो सीरीज में वोल्टेज आया उसे एक्यूमुलेट कर दो, ठीक है। अब यदि आप सपोज करो कि हमारे पास वोल्टेज सोर्स सीरीज में जुड़ा हुआ है, जैसे लेट्स से पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो पहला वोल्टेज सोर्स ये है V1, ये है Z1। उसके बाद सेकेंड वोल्टेज सोर्स उसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं कि प्लस माइनस ये V2 और हमें इसी के अंदर Z2 लिखना पड़ेगा, एक Z2 है, ठीक है। उसी तरह से ऐसे करके हमारे पास में n वोल्टेज सोर्सेज हैं, यहाँ पे हमने बना दिया लेट्स से Zn और यहाँ पे Vn है, ठीक है। और A और B हमारे पास में क्या है, टर्मिनल है। अब आपसे पूछा जाए इसका इक्विवेलेंट निकालना है कि आप एनी हाउ हमें इसका इक्विवेलेंट निकाल के बता दीजिए कि यदि मैं इसको एक वोल्टेज सोर्स V इक्विवेलेंट से और यदि मैं एक Z इक्विवेलेंट से इसको रिप्लेस करूं तो ये कितना आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, यही फाइंड आउट हमें क्या करना है, यहाँ पे करना है। अब देखिए कितना आसान है, इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा दीजिए, इसमें क्या लगा दो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जैसी आप लगाओगे तो क्या होगा, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम पहला इसको लेट से कि I1 है तो इसके पैरेलल में हम क्या लगा देंगे Z1, ठीक है। फिर ये दूसरा जो है उसका भी हम ऐसे ही रखेंगे, तो इसमें करंट सोर्स हमने बनाया, ठीक है, और इसके पैरेलल में इसके पोटेंशियल को लगा दिया। फिर ऐसे करते 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 यदि आपके पास में यहाँ पे करंट सोर्स लास्ट है और इसमें भी हमने क्या कर दिया, एक जेड लगा दिया, तो देखिए क्या होगा, इसको लेट से Zn कह दिया, इसको हमने In कह दिया। अब आप बताओ कि इस In को हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे, V1/Z1, इसको Z1, इसको यदि लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, लेट्स से दिस इज I2, इस I2 को लिखेंगे तो ये V2/Z2 होगा, क्योंकि इसको हमने V2 माना है सीक्वेंस में, और ये वाला पार्ट हो जाएगा Z2। उसी तरह से In को यदि हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा, Vn/Zn हो जाएगा, और ये क्या है, Zn है, ठीक है। और इसको एक चीज हम ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज V1/Y1, दिस इज V2/Y2, बिकॉज 1/Z2 इज नथिंग बट Y2,
Okay, this is impedance and 1 by impedance is admittance and this is Vn Yn, ऐसा लिख सकते हैं। अब जो A और B टर्मिनल हमारे पास बचा है यदि हम देखें तो ये पूरा के पूरा जो नोड है ये एक है, स्प्रेडेड नोड है। हम कह सकते हैं ना कि ये नोड क्या है, एक है। यदि ये एक नोड है तो यहाँ पे यदि मैं KCL लगा दूँ, यहाँ पे मैं KCL लगा दूँ तो हमें क्या मिलेगा, ये सारे करंट सोर्स को इनकमिंग को एक जगह ऐड कर दो तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे एक I इक्विवेलेंट हम उस नोड पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि उस नोड पे एक I इक्विवेलेंट है। और हमें पता है कि यदि बहुत सारे इम्पीडेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है तो उसका जो एडमिटेंस होता है उसका समेशन हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें एक यहाँ पे यदि y इक्विवेलेंट लिखना रहा तो बहुत आसान है, उसको हम y1 y2 ऐसे करते करते उसको क्या लिख सकते हैं, हम yn लिख सकते हैं y इक्विवेलेंट। और अब यदि आपसे कोई कहता है कि सपोज करो कि I इक्विवेलेंट आपको लिखना है और I इक्विवेलेंट आपको यदि बनाना है तो कितना हो जाएगा, तो हमें दिख रहा है ना I इक्विवेलेंट इज नथिंग बट पूरा I1 से लेके सब चीज को जोड़ दो, कहाँ तक, In तक, तो क्या हो जाएगा, I इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस स्टेप में यहाँ पे पहुंच गए। ठीक, अब क्या है देखो, यदि इसको अब यहाँ से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप कर दो तो क्या बन जाएगा, ये नहीं बन जाएगा। तो यहाँ में क्या लगाना है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो डेफिनेटली V इक्विवेलेंट जो है वो किसके बराबर है, I इक्विवेलेंट इंटू Z इक्विवेलेंट का। ठीक है, और ये Z इक्विवेलेंट किसके बराबर है, 1 अपॉन Y इक्विवेलेंट का। ठीक है, तो इसको आप देखो इसी को कितना लिख सकते हो, यदि मैं इसको V इक्विवेलेंट को लिखूं तो इसीलिए क्या कह सकता हूँ, V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I इक्विवेलेंट मीन्स I1 I2 In सबका समेशन, मतलब V1 Y1 प्लस V2 Y2 प्लस V3 I3, मतलब इसको हम लिख सकते हैं V1 Y1 प्लस V2 Y2 प्लस Vn Yn। दिस इज नथिंग बट I इक्विवेलेंट, I इक्विवेलेंट into Z equivalent is equal to what, upon into 1 by Y equivalent and Y equivalent is nothing but Y1 Y2 से लेके Yn तक। ठीक है, और उसी तरह से Z equivalent is what, 1 upon Y1 Y2 से लेके Yn तक। तो ये आपके पास में क्या हो गया, एक फॉर्मूला आ गया, बट I suggest you please do not remember this formula। जिस समय आएगा आपके पास क्वेश्चन में उस समय 2 या 3 सोर्सेज होंगे, जस्ट उसको क्या कर लो, ऐड कर लो। उसमें इतने सारे इसके ज़्यादा चीज़ को याद करने से क्या फ़ायदा है। अब मेमोराइज कम से कम चीज़ों को करना चाहिए, जितना आपसे लॉजिकली डिराइव हो जाए, लॉजिकली आपके पास दिमाग में हो उतना बढ़िया है। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स को यदि पैरेलल में जोड़ना हो तो ऐसा, यही इसी चीज को मिलमन्स ने दिया था और हम कहते हैं मिलमन्स थ्योरम। यही हमारा क्या है, मिलमन्स थ्योरम है। लेकिन मिलमन्स थ्योरम पढ़ने की जरूरत है, बस नाम याद करना है तो कर लीजिए। ठीक है, यही मिलमन्स थ्योरम है, लेकिन ये कुछ नहीं है, एक सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का ही ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो अभी तो हमने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को सीरीज और पैरेलल में जोड़ दिया। अब हमारे पास क्या है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, तो उसको भी सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल अब यहाँ पे हम लेते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो ए में ले लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि इसको यदि आपको पैरेलल में जोड़ना है तो पैरेलल में तो आसान, पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन इज सो इजी, क्योंकि आप देखो यदि आपके पास में बहुत सारे करंट सोर्स और प्रैक्टिकल, मतलब सबका एक कितना होगा, जैसे Z1 है I1 है, फिर दूसरा है I2 Z2, ऐसे करके बहुत सारे यदि करंट सोर्स हमारे पास में क्या हो जाए, पैरेलल में हो जाए, Zn In, और हमसे कोई कहता है इस A
और बी के बीच में आप क्या कर लो एक इक्विवेलेंट निकालो। तो निकाल सकते हैं। ये तो कुछ है ही नहीं, जैसा हम अभी पिछले में ड्राइव कर रहे थे कि ये एक नोड है और एक नोड है तो सारे इनकमिंग करंट को क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। तो इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो बहुत ईजीएस्ट पार्ट बन गया। ये जो I इक्विवेलेंट है उसे हम क्या कह देंगे, I1 प्लस I2 टू IN। और इसके Z इक्विवेलेंट को क्या कहेंगे, तो जो Z इक्विवेलेंट है तो Z इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं Z इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन Y इक्विवेलेंट, और Y इक्विवेलेंट क्या होगा, Y1 प्लस I2 से Y। इस पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पेडेंस के बारे में हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पैरेलल में कुछ नहीं है। यदि मैं इसमें B में आपसे कहता हूं कि यदि सीरीज कनेक्शन है, ठीक है, सीरीज कनेक्शन है, यदि सीरीज कनेक्शन है तो आप देखो उसमें क्या होगा, ये मैं आपके लिए वर्क दूंगा, लेकिन कितना आसान है आप देखो। सपोज करो कि आपके पास में ये I1 है और दिस इज Z1, इसको हमने दूसरे करंट सोर्स से जोड़ दिया, ये I2 है और Z2 है, और ऐसे करके हमारे पास में बहुत सारे करंट सोर्स जुड़ गए। ये IN है और ZN, और कोई कहता है कि ये A और B के बीच में इक्विवेलेंट बता दो, कि इसका एक इक्विवेलेंट यदि हमें बनाना रहा, एक I इक्विवेलेंट, ठीक है, वो क्या होगा, और इसका एक Z इक्विवेलेंट निकालना रहे तो क्या होगा। क्या ये मुझे बताने की जरूरत है? हाँ? अब आप में से जिन लोगों का जवाब आ रहा है नहीं, वेरी हैप्पी होगी, आपकी फीलिंग मेरे पास पहुंच जाएगी। अब इसमें करना क्या होगा, आप सोचो कि सीरीज में है, यदि मैं इसको एक बार इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दूं तो वोल्टेज सोर्स क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा, और वोल्टेज सोर्स सीरीज में है तो क्या कर सकते हैं, उसे आराम से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और सीरीज में जब इम्पेडेंस हो तो क्या कहना, जस्ट सबका समेशन कर दो, तो वहां से एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स और एक उसका सीरीज इम्पेडेंस पता चल जाएगा, फिर से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे। तो ये तो दो बार तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है, पहले में करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स, देन वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सब आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखोगे, क्लियर। तब हम एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे चल पाएंगे, ठीक है। तो एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पे हम चलते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए, ये ऑब्जर्वेशन थर्ड में कहता हूं जो हमने अभी तक पढ़ा है, और याद है कि हमने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, यही दो बेसिक टू टर्मिनल एलिमेंट्स हमने पढ़ा है, मतलब उसका मैथमेटिकल एनालिसिस, उसका एलिमेंट लॉज, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर हम उसके कई सारे ऑब्जर्वेशन देखे और कई सारी थ्योरी उसके ऑब्जर्वेशन का पार्ट है, ठीक है। इसी तरह से आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है, सारी पढ़ाई ऐसी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। एक और ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि यदि सपोज करो कि हमारे पास जो वोल्टेज सोर्स है और करंट सोर्स है, यदि ऐसा रखा जाए कि एक वोल्टेज सोर्स को मैं ओपन कर दूं, ठीक है, और वोल्टेज सोर्स को यदि मैं शॉर्ट कर दूं, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप बताओ कि यदि हम ये V है और यदि ये V है और यदि मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, तो सबसे पहली बात यहाँ पे बताओ, और यदि ये ओपन है, दो कंडीशन है, ओपन है और शॉर्ट है, ठीक है। जब ओपन है तो डेफिनेटली इसमें करंट यहाँ पे I 0 होगी, और यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो V होगी। यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे जो V होगी वो 0 होगी, और यहाँ पे हम करंट की बात करते हैं, कितनी होगी अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका एक और पार्ट है कि यदि ओपन है तो आप इस ओपन सर्किट को एक और चीज कह सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस टेंड्स टू व्हाट, इन्फिनिटी,
और यहाँ पे जब शॉर्ट है तो इसका एक और मतलब होता है कि रेजिस्टेंस टेंड्स टू व्हाट, 0। ठीक है, अब रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है तो आई 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप इसे ऐसे कह सकते हो ना मैथमेटिकली कि रेजिस्टेंस यदि इन्फिनिटी है तो V बाई आर मतलब कि V बाई इन्फिनिटी मतलब कि 0 ऐसे होगा ही। उसी तरह से आप यहाँ पे सोचो I इक्वल टू हम लिखते हैं V बाई आर मीन्स V बाई 0 तो कितना हो जाएगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब बहुत हेवी करंट फ्लो होगी, तो बहुत हेवी करंट फ्लो होगी तो इसका मतलब कि जो शॉर्ट सर्किट है वो वोल्टेज सोर्स के लिए डेंजरस कंडीशन है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए, ये क्या है, एक डेंजरस कंडीशन है। तो शॉर्ट सर्किट इसमें क्या है, वो डेंजर है, ध्यान रखना। ठीक है, वोल्टेज सोर्स के लिए। तो सिमिलर क्या एक हमारे पास में एक और ये आ सकता है कि करंट सोर्स में क्या होगा। यदि हमें करंट सोर्स में इसी चीज को बताना है तो क्या होगा, तो लेट अस अज्यूम कि एक हमारे पास में करंट सोर्स है। ठीक है, आई एक में हमने ओपन कर दिया जो पहला वाला कंडीशन दिख रहा है, और एक में हमने शॉर्ट कर दिया, एक में हमने शॉर्ट कर दिया, एक में हमने ओपन किया। ये ओपन है, ठीक है, मतलब R टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ये क्या है, शॉर्ट है, मतलब R टेंड्स टू क्या है, 0 है। अब आप बताइए, और दोनों का ये पार्ट I है। और हमें पता है कि यदि हमें कोई पूछता है कि इसके अक्रॉस में V कितना है, तो V डेफिनेटली I टाइम्स ऑफ R होगा, और I टाइम्स ऑफ R मतलब क्या, I टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी, मतलब ये टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और इस केस में उसी तरह से पूछता है यहाँ पे V क्या है, तो V इक्वल टू I टाइम्स ऑफ R होगा, और चूंकि R 0 है तो इसलिए I टाइम्स ऑफ 0 हो गया, तो ये टेंड्स टू 0 हो गया। तो आप बताओ कौन सा डेंजरस कंडीशन हुआ, V इनफाइनाइट होना, V इनफाइनाइट होना। ठीक है, तो V इनफाइनाइट होना एक तरह से क्या है, डेंजरस कंडीशन है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, डेंजर है, तो ध्यान रखिए ये हमारे लिए डेंजर। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना और करंट सोर्स को ओपन करना एक डेंजरस कंडीशन है। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि हाउस होल्ड कंडीशन में वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, तो हाउस होल्ड कंडीशन में वोल्टेज सोर्स है, वो एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, इसीलिए उसमें यदि शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होगा, एक डेंजरस कंडीशन हो जाएगा। और हम पावर सिस्टम में ऐसा पढ़ते हैं, यदि आपके सिस्टम में, पावर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो गया तो मतलब क्या हुआ, वो डेंजरस कंडीशन है। उसको हम क्या कहते हैं, फॉल्ट के कंसिडर करते हैं, फॉल्ट के कैटेगरी में उसे रखते हैं। ठीक है, और हम अवॉइड करते हैं जहां तक हो सके, जितना हो सके कि शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, उसी तरह से कोई वोल्टेज सोर्स होगा तो वो ओपन ना हो। जैसे आप थोड़ा आइडिया होगा तो CTPT होता है। ठीक है, तो करेंट ट्रांसफार्मर एक तरह से करेंट सोर्स की तरह, मतलब एक तरह से उस तरह का उसका नेचर होता है। तो यदि CT को ओपन करके रख दें तो डेंजरस कंडीशन होगा, तो इसलिए यूजुअली उसे शॉर्ट करके रखा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो ये डेंजरस कंडीशन आया है, ये इसकी वजह से डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, डिस्ट्रक्शन किस में होगा, डिवाइस में होगा। डिस्ट्रक्शन किस में होगा, टर्मिनल वाले टर्मिनल्स पे होगा। डिस्ट्रक्शन किस में होगा, जो मेजरिंग एलिमेंट होगा उसमें होगा। तो इसको हम अक्सर अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थे वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स का। ठीक है, आप सभी को एक पॉइंट में जरूर नोट करेंगे। ठीक है, एक पेज के अंदर में सारे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाने चाहिए कि क्या क्या एलिमेंट लॉ था, कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली क्या था, वो कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली कहता क्या था। ठीक है, हमने कैसे वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन को निकाला है। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखा है कि सीरीज और पैरेलल में क्यों नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, और किस तरह ठीक है, मिलमन्स थ्योरम कैसे डिराइव कर सकते हैं हम। ठीक है, और ओपन और शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के लिए कौन सा डेंजरस कंडीशन। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे आपके बाकी कंसेप्ट को सॉल्व करने के लिए और बाकी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप एंजॉय करिए। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं फिर से नया टॉपिक पे, जिसमें थोड़ा सा सोर्स के बारे में एक और चीज़ हमें बताना है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है।
डिपेंडेंट सोर्स क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो नेक्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, थैंक यू।